अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आपकी 46वीं कड़ी 46th एपिसोड आपके सामने। यह खत खासा लंबा है, करीब 11 पेजेस का, और इसको मुनासिब होगा कि हम 2 या 3 हिस्सों में पढ़ें, और जब इसको हम सुने तो पूरे ध्यान के साथ चलिए खत शुरू करते हैं। तारीख है 21 जनवरी 1951, 21 जनवरी 1951। आदरणीय पंडित जी, आपके सब खत मिल गए और खुशी हुई, लेकिन इस नादानी पर अफसोस भी हुआ कि आपने अब तक कुल ख्यालात अपने ही समझे और समझ रहे हैं। आपकी मौजूदा हालत ऐसी है कि यहाँ पर पहुँचने तक तो बहुत कुछ फनाहियत हो जानी चाहिए थी। मैंने जल्दी ज़रूर की, और ये मेरे गुरु महाराज की काबिलियत थी कि आपको मौजूदा हालत पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके देखने वाले भी इस ज़माने में कम हैं। ईश्वर अपना रहम करे और अहंकार से बचाए। और अहंकार होने भी क्यों लगा, क्योंकि जो कुछ है वो ईश्वर की तरफ से है, अपना इसमें कुछ भी नहीं। आपने गालिबन समुद्र जरूर देखा होगा, और भाई देखा मैंने भी है। पानी निहायत साफ झलकता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर भाई उसमें झाग भी मालूम होते हैं। ये क्यों? लहरों के ज्वार भाटा के मद्दोजर यानी उतार चढ़ाव से। ये बात होते हुए भी सब पानी की सतह को हम समुद्र ही कहते हैं। अब मैंने समुद्र का लफ्ज़ यूँ इस्तेमाल किया कि ये इंसानी ज़िंदगी में बड़ी हालत का तर्जुमा हो सकता है। जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ख्याल मटीले झागों की तरफ नहीं जाता, बल्कि समुद्र का फैलाव ही नज़र आता है। इसी तरह से जब हम अपनी हालत में होते हैं तो ताज्जुब है कि मटीले झागों की तरफ ख्याल कैसे पहुंच जाता है। ये झाग समुद्र में पैदा होते हैं और या तो किनारे पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं या दरमियान में ही गायब हो जाते हैं। ये हर तरफ से साबित है कि चीज़ समुद्र से ही बनी, मगर भाई सोचो तो सही कि इसका असर समुद्र पर क्या पड़ गया। हमारे ख्याल इसी कैफियत में बने जिसमें फैलाव की सूरत है। इसको विराट देश या ब्रह्मांड मंडल भी कहते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि जब हम अपने फैलाव में समाये हुए हैं तो इस विराट देश की लहरें ये झाग पैदा नहीं कर सकती? अगर कर सकती हैं तो इसमें अपना क्या है, और हम पर इसका असर क्या हो सकता है? भाई ख्यालात को यूं समझिए जैसे समुद्र में झाग पैदा होते हैं लहरों की रवानी से, उसी में बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। अब विराट देश में ये झाग पैदा क्यों हो जाते हैं? वजह ये कि हमारे सबके ख्यालात जो अज़ल से यानी सृष्टि के निर्माण के समय से अब तक हमने बनाए हैं उसी में तैरते रहते हैं, और जो उस आलम में यानी विराट देश में समाया है उसके सामने झाग की शक्ल में पैदा होते रहते हैं। मगर चूंकि उसी सतह के ये झाग हैं यानी उसी समुद्र के, इसलिए वो अपने मालूम होते हैं। You have depicted a great philosophy. This is the main cause of the thoughts the Abhyasis generally feel at this stage. You cannot find such description anywhere, I guarantee. भाई, मैं अभ्यासी की बहुत बड़ी कमज़ोरी समझता हूँ कि अगर उसको ये ख्याल रहे कि ये ख्यालात मेरे हैं और इसके मायने और कुछ नहीं हो सकते सिवाय इसके कि उसने मेरापन अब तक कायम रखा है, खुसूसन यानी विशेषतर आपकी हालत वालों के लिए। ज्ञानियों में ये बात अक्सर पाई जाती है कि उनका मेरापन नहीं जाता। आपने अपने ख़त तारीख़ 29 नवंबर में चंद सवालात किए हैं। हस्ब तौफीक यानी क्षमता के अनुसार मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। इसकी सेहत का अंदाज़ा आप खुद लगा लें, क्योंकि मेरी निस्बत या मेरा संबंध जहालत मुतलक यानी कंप्लीट इग्नोरेंस से रही है, और मैं जब इस हालत से निकला
तो खुद का ही होश बाकी ना रहा। आमतौर पर महा का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जबकि उसके आगे वाली इस्म या संज्ञा की पैमाइश ख्याल में नहीं रहती। यही हालत यहाँ पर है। माया पर महा का लफ्ज़ लगाने से वो हालत पैदा हो जाती है जहाँ पर माया का ख्याल आना मुश्किल हो जाता है और ये पता ही नहीं चलता कि इसकी थाह अब कहाँ है। गोया ख्याल के दायरे के अंदर या उसके दायरे के बाहर। अगर दायरे के अंदर है तो माया का मकाम है और अगर दायरे के बाहर तो महामाया का मकाम कहा जा सकता है। अब उसकी पैमाइश इसी तरह से हो सकती है कि जब हवा की आखिरी तह अगर कहीं ख़त्म हो जाए और ख़याल की परवाज़गी यानी उड़ान उससे ऊंची हो जाए तब उसकी वुसअत यानी फैलाव का अंदाज़ हो सकेगा। मगर फिर भी ख़याल ये नहीं बता सकता कि किस तह के बाद ये हालत होती है, क्योंकि उसमें बेशुमार तह होने की वजह से उसका नाम नहीं दिया जा सकता। अगर कोई चीज़ बहुत ऊंची फेंक दी जावे और फिर आपसे पूछा जावे कि ये कहाँ पर है, तो भले ही आपकी आंखों में ये देखने की ताकत हो, फिर भी आप उसका ठिकाना नहीं बता सकते। अनलिमिटेड चीज़ में से अगर कोई चीज़ बरामद होती है तो उसकी निस्बत हमेशा अपने असल से होती है। यानी अनलिमिटेड चीज़ से अगर कोई चीज़ निकाली जाती है तो उसके अंदर वही क्वालिटीज़ होंगी जो अनलिमिटेड चीज़ में होती हैं। यानी बहुत कुछ वो भी अपने अंदर लिमिटलेस महसूस करने लगता है। अब वो फीलिंग क्या है और किस चीज़ से आप फील करते हैं? ख्याल से, ना कि हाथों से। अब फील करने में ख्याल मददगार हुआ, और वो कैसा ख्याल जो उससे भी ऊंचा जा चुका है। उसका नाम तो कुछ और ही है, मगर ख्याल ख्याल ही कहे जाते हैं। इस ख्याल में भी बहुत कुछ लिमिटेशन ख़त्म हो चुके होते हैं। यानी इसकी निस्बत बहुत कुछ उस चीज़ से हो जाती है जिसको कि हम मालूम करना चाहते हैं। गोया दोनों चीज़ें एक ही रेशियो में करीब करीब दौड़ती हैं। अब ख्याल ने एहसास किया, अब उसका मकाम अगर बताया जाए तो उसके मायने ये होंगे कि एक अनलिमिटेड चीज़ को लिमिटेड चीज़ में फिर से लेके आना। आपने ऐसा किया भी तो बताइए तो सही, जब ख्याल में लिमिटेशन पैदा हो गया, उसको लिमिटेशन वाली हालत में लाने से तो वो अनलिमिटेड चीज़ की खबर नहीं दे सकता। अब फरमाइए कि ये चीज़ कैसे बताई जा सके कि महामाया का मकाम कहाँ पर है। समझने के लिए सर्कल बना दिए जाएं, मगर वो भी सिर्फ समझाव के लिए ही होंगे। I challenge every philosopher of the India to relate this subject as it is. आपने ये सवाल किया कि ये वही महामाया है जिसने दुनिया बनाई। भाई सच पूछो तो दुनिया तो हमने बनाई, क्योंकि आते वक्त और जाते वक्त हम वह सामान मुहैया कर लेते हैं जिससे आगे आने वाली चीज़ की बुनियाद पड़ जाती है। ये चीज़ ईश्वर की हुई नहीं है। उसका सिर्फ शुरू का एक झटका था जो उस चीज़ को शुरू में नमूद में लाया, यानी पैदाइश में लाया। गोया वह नमूद जिसका कारण झटका था, हर चीज़ का कारण बन गया, बायस बन गया। लोहा कान में पैदा हुआ, निकलते निकलते तमाम दुनिया की मशीनरी तैयार हो गई और तमाम काम लिए जाने लगे। ये बात ज़रूर है, और इस झटके की सिफत यानी विशेषता ये कि उसने जो वेलोसिटी अपने अंदर ले ली, वो जब तक ख़त्म नहीं होगी दुनिया का अंत नहीं हो सकता। दुनिया का आगाज़ यानी आरंभ और अंजाम इस वेलोसिटी के शुरू और आखिर के सिरे पर है। शेष अगले खत में।